किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसकी सैन्य रणनीति, खुफिया एजेंसी और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है। 1971 का बांग्लादेश युद्ध इस बात का सटीक उदाहरण है, जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए भारत द्वारा बनाया गया एक सफल रणनीतिक योजना था। लेकिन एक युवा सैनिक जिसका मानना था कि अगर भारत की सुरक्षा मजबूत करनी है तो पश्चिमी पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, उसने भी उस युद्ध में हिस्सा लिया। अगर मुझे भारतीय सेना का नेतृत्व सौंपा गया तो वह इसे ज़रूर लागू करेंगे। उस समय वह केवल एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बाद में भारतीय सेना के सेनापति बने जनरल के.एस. सुंदर जी उर्फ कृष्ण स्वामी सुंदर राज थे वो व्यक्ति। अपनी सोच के मुताबिक 1986 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स के नाम से भारत के 2 सीमावर्ती राज्यों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के दूसरे विभाजन की योजना बनाने वाले उस वीर के बारे में है आज का वीडियो, और हम उस महान जीवन के बारे में और अधिक जानेंगे। कृष्ण स्वामी सुंदरराजन या के.एस. सुंदर जी का जन्म 28 अप्रैल 1928 को मद्रास प्रेसिडेंसी के चेंगलपेट जिले में तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह कम उम्र में ही असाधारण रूप से बहादुर और बुद्धिमान थे और किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने तमिल, अंग्रेजी जैसी सहित अन्य भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो 1945 में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। सुंदर जी प्रसिद्ध महार रेजिमेंट में थे। शुरुआत में उन्होंने अफगान सीमा के साथ उत्तर पश्चिम सीमा के अशांत क्षेत्रों में सेवा की। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और जम्मू और कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि सुंदर जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन वह लद्दाख मोर्चे के लिए सेना की लॉजिस्टिक प्लानिंग कमेटी के सदस्य थे। सेना के हथियारों और सामग्रियों की अपर्याप्तता के कारण उक्त सुविधा से सुंदर जी को बहुत बड़ी निराशा हुई। इस कारण उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत के चीन के विरुद्ध जीतने में असफल रहने का मुख्य कारण उस समय का राजनीतिक नेतृत्व था, जिसने सेना के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाईं। अगले वर्ष सुंदर जी ने मध्य अफ्रीका में कोंगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय मिशन के प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1965 में स्वदेश लौटने के तुरंत बाद सुंदर जी भारत पाक युद्ध में इन्फेंट्री बटालियन का नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन के कारण उन्हें 2 महीने के भीतर लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया। लेकिन सुंदर जी की वास्तविक क्षमताएं अभी भी दुनिया के सामने आना बाकी था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर सेक्टर में उनके नेतृत्व में सिलीगुड़ी 33 कोर के तहत पैदल सेना ने दुश्मन को कुचल दिया। स्टा नदी के दूसरी तरफ एक सफल रणनीति के तहत कब्जा कर लिया गया। इस उपलब्धि के बाद सुंदर जी की राज्य के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और रॉ अध्यक्ष रामेश्वर नाथ काव से घनिष्ठ मित्रता हो गई। जैसे इन दोनों ने मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को विभाजित किया, भविष्य में पश्चिमी पाकिस्तान को विभाजित करने की उनकी इच्छा प्रबल हो गई। अपने देश के प्रति उनके समर्पण को उजागर करते हुए सुंदर जी को कुछ वर्षों के भीतर पटियाला में प्रथम सेना के आर्मी हेडक्वार्टर मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी पैदल सेना अधिकारी ने इतने विशिष्ट डिवीजन का नेतृत्व किया। वह जो अक्सर सोचता था कि सेना को उनके हथियारों के प्रबंधन में और यहाँ तक कि हथियारों को नए रूप में ढालने की आवश्यकता है, उसने इस पद को इसके लिए एक अवसर के रूप में देखा। परिणाम स्वरूप 1 वर्ष के भीतर सुंदर जी ने भारतीय सेना की सबसे घातक मशीनीकृत पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक का निर्माण किया। ये उनका दीर्घकालीन दृष्टिकोण था, जिसने कुछ वर्षों में देश भर में 26 बटालियन के साथ एक बड़ी ताकत बन गए।
1979 में सुंदर जी, जो भारतीय सेना के रैंक में तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल बने, को 80 के दशक की शुरुआत में अपने करियर के सबसे बुरे दिन का सामना करना पड़ा। 1 से 10 जून 1984 तक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुंदर जी की देखरेख में ऑपरेशन ब्लू स्टार में उन्हें काफ़ी विमर्शकों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुंदर जी इससे विचलित नहीं हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सुंदर जी का एकमात्र लक्ष्य था। हालांकि सुंदर जी के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंधों ने उन्हें लुटियंस सचिवालय में मजबूत बना दिया। इंदिरा की मृत्यु के बाद सुंदर जी उनके बेटे राजीव गांधी के करीब थे। इस कारण वे केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण सिंह के करीबी दोस्त बन गए। 1 फरवरी 1986 को राजीव सरकार ने सुंदर जी को भारत के 13वें सेनाध्यक्ष के रूप में घोषित किया। कर सेना में कुछ सुधारों की और सुंदर जी का ध्यान गया। परिणाम स्वरूप 15 साल से उनके मन में चल रहे सुधार योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके लिए कैबिनेट की अनुमति भी ली गई। इसके साथ ही सेना में बड़ी तेज़ी से बदलाव देखा जाने लगा। उनका पहला कदम 54 इन्वेंट्री डिवीज़न को एयर असॉल्ट डिवीज़न में बदलना था और हवाई संचालन के लिए आर्मी एविएशन कोर का गठन करना था, जिससे सुंदर जी भारतीय मीडिया में हीरो बन गए। इसके अलावा उन्होंने मैदानी इलाकों और रेगिस्तानी इलाकों में तेज़ी से हमला करने में सक्षम भारी हथियारों से लैस रेगिस्तानी कोर का गठन किया। लेकिन सुंदर जी का मन अभी भी पाकिस्तान के विभाजन के अपने आजीवन सपने को पूरा करने के बारे में सोच रहा था। ऐसे में सुंदर जी को अगस्त 1986 में रॉ की एक खुफिया रिपोर्ट के बारे में पता चला, जिससे उनका इंतज़ार खत्म हो गया। वो खबर यह थी कि चीन भारत के खिलाफ उपयोग के लिए 3 किलोटन क्षमता वाले परमाणु हथियार को पाकिस्तान को देने वाला है। ठीक वैसा परमाणु हथियार हमारे पास है, ये कहकर प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रामन्ना ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। लेकिन सुंदर जी के अनुसार परमाणु हथियारों वाला पाकिस्तान एक आत्मघाती साबित होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस से खबर मिलते ही इसे जड़ से खत्म करने और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए सुंदर जी ने पद्धति तैयार करनी शुरू की। रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एडमिरल R.H. तहलियानी, जो नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत थे, रॉ के जासूसी केंद्र चक्रत में एक खुफिया मीटिंग की। दोनों व्यक्तियों की सहमति से उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में ऑपरेशन ब्रास टैक्स नामक एक विशाल सैन्य अभियान का आदेश दिया, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। 18 नवंबर 1986 से भारतीय सेना का 3/4 और भारतीय नौसेना का 1/4 हिस्सा भारी हथियारों के साथ दुश्मन की सीमा के सामने खड़ा था। BBC ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभियान कहा। सुंदर जी ने युद्ध के लिए पाकिस्तान को यथासंभव उकसाया। नई दिल्ली के घेरे में इस्लामाबाद के आने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्कर्द में संयुक्त हवाई हमले की योजना बनाई। इसके बाद सुंदर जी ने भारतीय वायुसेना के अवरोधक बम को उस स्थान पर लक्षित किया जहां पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार स्थित हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को रोकने के लिए हिमालय सीमा पर ऑपरेशन चेकरबोर्ड नामक एक और सैन्य अभियान भी चलाया। अगर इस ऑपरेशन में जीत होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर को आज़ाद करने के बाद बलूच, सिंध, पंजाब और वजीरिस्तान 4 भागों में बांटकर पाकिस्तान को विभाजित करने का उद्देश्य था उनका।
लेकिन कुछ ही महीनों में भारत में तत्कालीन सर्वोच्च राष्ट्रवादी नेतृत्व के विरोध के कारण सुंदर जी को इससे हटना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 1987 में उनकी देखरेख में लंका में ऑपरेशन पवन के सैन्य हस्तक्षेप और उस मिशन की विफलता के कारण सुंदर जी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ संबंधों में दरार आ गई। विशिष्ट सेवा पदक सहित 3 सैन्य पदक प्राप्त करने वाले वह 43 साल के लंबे करियर से 31 मई 1988 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद भी सुंदर जी का सबसे बड़ा दुख पाक विभाजन का अधूरा सपना था। वह अपनी पत्नी वाणी और बच्चे प्रिया और विक्रम के साथ दिल्ली में बस गए और 80 के दशक के अंत में भारत में सबसे लोकप्रिय कॉलमिस्ट बन गए। सुंदर जी ने लोकप्रिय इंडिया टुडे पत्रिका और अन्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन जारी रखा। दिसंबर 1991 में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, जो सुंदर जी के अच्छे मित्र थे, उन्होंने चंडीगढ़ के उपराज्यपाल के पद के लिए उन्हें नामांकित किया, लेकिन सुंदर जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने नरसिम्हा राव को पत्र लिखकर कहा कि वे अपना शेष जीवन एक कॉलमिस्ट और सामूहिक विकास के कार्यों में लगाना चाहते हैं। 8 फरवरी 1999 को 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जनरल के.एस. सुंदर जी ने दुश्मन के खिलाफ भारतीय सीमा पर एक मजबूत कवच बनाया। उनकी मृत्यु के पश्चात वे आज भी इस कवच के रूप में सभी के बीच जिंदा हैं। जय हिंद।